हेलो एवरीवन। हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं, पार्ट 3 हम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करते हैं। ये ग्रुप ऑफ राइट है जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन और डिफरेंट तरह से जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, उसके जो अफेयर हैं उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये ग्रुप ऑफ राइट है, ये उसके बारे में बात करता है। तो लास्ट की हमने जो वीडियो है उसमें हमने देखा कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उसके बारे में जाना, रिलीजन का क्या मीनिंग है। और एवरी पर्सन हैज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसके पास, प्रत्येक नागरिक के पास है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 26 के बारे में, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 और 28 ये बात करते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो तो आर्टिकल 25 में दे दिया गया है। अब उस रिलीजन को फॉलो करते हुए उसके कुछ डिनोमिनेशंस हैं, उस रिलीजन के कुछ रिलीजियस अफेयर होते हैं, उस रिलीजियस अफेयर को कैसे मैनेज करना है, वो रिलीजियस डिनोमिनेशन अपनी प्रॉपर्टी को, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करेंगे, उसमें क्या इंटरफेरेंस होगी। और जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसी इंस्टीट्यूट में, जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट फंड से स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें रिलीजियस एजुकेशन है, वो नहीं दी जा सकती। तो आज के इस टॉपिक में हम इन सभी के बारे में बात करेंगे और साथ में जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर को लेके, आर्टिकल 26, 27 और 28 की है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 26 बात करता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 26 में एज ए फंडामेंटल राइट दी गई है। तो ये राइट भी सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट टू क्या है? सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर। ये तीन कंडीशन जो आर्टिकल 25 में भी थी और आर्टिकल 26 में भी है, इनको सब्जेक्ट करते हुए आर्टिकल 26 क्या कहता है कि एवरी डिनोमिनेशन, every denomination or any section thereof, any section thereof, ये जो लैंग्वेज है, shall have the right, कौन से राइट दिए गए हैं? जो चार तरह के जो राइट इनको दिए गए हैं। तो सबसे पहला बात आता है, जो ए आती है उसमें जो राइट दिया गया है वो सबसे पहला है कि टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन religious institution, maintain institution for religions and charitable purpose, charitable purpose। अब जो सेकंड जो राइट दिया गया है आर्टिकल 26 में एवरी डिनोमिनेशन को, वो राइट है टू मैनेज इट्स अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, टू मैनेज its own affair
इन मैटर ऑफ रिलीजन। उसके बाद जो थर्ड है वो राइट दिया गया है टू मैनेज, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन सभी राइट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू जो लैंडमार्क जजमेंट है उनके साथ। अब जो फोर्थ राइट इसमें दिया गया है वो राइट है कि टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्ट्रेट such property according with law। तो आर्टिकल 26 की क्या लैंग्वेज कहती है कि सब्जेक्ट टू हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, एवरी डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट कौन से है, टू एस्टेब्लिश, मेंटेन इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पस। सेकेंड, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। थर्ड है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो फोर्थ है टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग विद द लॉ। तो ये जो चार राइट हैं वो एवरी डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन को दिए गए हैं। ये जो की पॉइंट है एवरी डिनोमिनेशन एनी सेक्शन, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एवरी डिनोमिनेशन की जो डेफिनेशन है वो कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई नहीं है। रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसकी डेफिनेशन कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। तो डिनोमिनेशन का अगर हम डिफाइन करते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल क्लास्ड टुगेदर अंडर सेम नेम, रिलीजियस सेक्ट और बॉडी हैविंग कॉमन फेथ एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन्ड बाय ए डिस्टिंक्टिव नेम। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन होती है वो डिनोमिनेशन एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे भी हो सकती है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन का जो क्वेश्चन है उसको जुडिशरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस एक्सप्रेशन को डिस्कस किया गया और डिफाइन किया गया। तो ये सबसे पहला जो लैंडमार्क जजमेंट था, द कमिश्नर, इन सारी जजमेंट का रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदू वर्सेस श्री लक्ष्मेंद्रा, लक्ष्मेंद्रा तीर्थमठ, तीर्थ स्वयंवर मठ, इसको मठ केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो केस डिसाइड हुआ था वो 16 अप्रैल 1954 को डिसाइड हुआ था, जो कि रिपोर्ट हुआ था AIR 1954 पेज नंबर 282 सुप्रीम कोर्ट, इसमें ये केस रिपोर्ट हुआ था। तो इस केस में जो क्वेश्चन था कि मठ है जो, क्या वो डिनोमिनेशन की एक्सप्रेशन में आती है? मठ है वो डिनोमिनेशन की कैटेगरी में आती है या डेफिनेशन या एक्सप्रेशन में आती है? तो इसको डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि
एज पर अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो का मीनिंग है रिलीजियस डिनोमिनेशन वर्ड का जो मीनिंग है उसकी बात करें तो वो कहता है कि collection of individual classed together under the same name, a religious sect or body having a common faith and organization and designed by distinctive name. हमको पता है कि जो मठ की जो प्रैक्टिस थी, मठ को एस्टेब्लिश करने की प्रैक्टिस थी, वो शंकराचार्य ने शुरू की एक लॉजिकल टीचिंग देने के लिए, लॉजिकल टीचिंग देने के लिए मठ की शुरुआत हुई, जिसको अलग अलग टीचर ने, अलग अलग जो फिलोसफर हैं उन्होंने तभी से उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो आफ्टर श्री शंकराचार्य नंबर ऑफ जो टीचर थे, रिलीजियस टीचर थे, फिलोसफर थे, उन्होंने अलग अलग सेक्ट, समुदाय, धार्मिक समुदाय या सब सेक्ट है हिंदू रिलीजन में, उनको एस्टेब्लिश किया, जो कि इंडिया में इस टाइम पे हैं। तो जो सबसेक्ट हैं या सेक्ट हैं उनको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के तौर पे हम उसको कह सकते हैं कि वो एक रिलीजियस डोमिनेशन है। क्यों? क्योंकि उनके एक डिस्टिंक्टिव नेम है, उसके खास एक विशेष नाम है। कई तरह के केसेस में तो ऐसा भी है कि जो टीचिंग देने वाला फिलोसफर है उसके नाम से भी वो जो डिनोमिनेशन है वो स्टार्ट किया जाता है, उसके नाम पे भी रखा जाता है। जैसे कि जो रामानुज के जो फॉलोअर थे उनको श्री वैष्णव के नाम से जाना जाता है। तो अनडाउटेबली ये एक कॉन्स्टिट्यूट रिलीजियस एक डिनोमिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसी तरह से जो संत जगत गुरु श्री माधवाचार्य और अदर रिलीजियस टीचर थे, तो उनके जो मठ थे या उनकी जो टीचर, उनकी फॉलोइंग थे, उनको लोगों ने एक सेक्ट थे जो उनको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के तौर पे जाने जाते थे। तो श्री जगत गुरु श्री माधवाचार्य ने एक, और उनके जो ट्रस्टी थे, उन्होंने मठ में जो फॉलोवर थे, शंकर अपना माधवाचार्य के जो फॉलोवर थे, उनकी जो टीचिंग थी उनको फॉलो किया, तो वो लोग एक रिलीजियस डिनोमिनेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस केस में हाईकोर्ट ने देखा कि जो मठ का चार्ज है वो शिवाली ब्राह्मण के पास है। तो शिवाली ब्राह्मण थे जो मध्वाचार्य के जो टीचिंग थे उनको फॉलो करते थे, इनका एक ग्रुप उनको फॉलो करता था। तो आर्टिकल 26 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक मियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात नहीं करता, साथ में ये सेक्शन की बात भी करता है। मठ को अगर स्पिरिचुअली एक फ्रेटर्निटी के तौर पे देखा जाए, अगर एक स्पिरिचुअली वेल बीइंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक स्पिरिचुअली वेल बीइंग उसकी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन फेथ में होती है, तो उसको डिनोमिनेशन की कैटेगरी में माना जाएगा। तो इस केस में जो 5 तरह के प्रिंसिपल थे वो लेड हुए थे, लीगल प्रपोजिशन थी वो आई थी। तो सबसे पहली जो प्रपोजिशन थी कि रिलीजियस मीन्स, रिलीजन का क्या मीनिंग है? तो मीन्स सिस्टम ऑफ बिलीफ, बिलीफ्स और डॉक्ट्रिन। इस केस में जो पहला लीगल प्रपोजिशन ले हुआ था वो था कि रिलीजियस मीन्स ए सिस्टम ऑफ बिलीफ और डॉक्ट्रिन विच आर रिगार्डेड बाय दोज हु प्रोफेस दैट रिलीजन एज ए कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। जो लोगों ने अपने धर्म को माना, जो धर्म उसकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए उनके लिए ठीक था, वो उसके जो सिस्टम के बिलीफ था, सिस्टम थे, डॉक्ट्रिन था, उनको एक रिलीजन के तौर पे माना गया। तो जो सेकेंड जो लीगल प्रपोजिशन जो इस केस में इंड्यूस हुई कि रिलीजियंस इज नॉट मियरली एन ओपिनियन, डॉक्ट्रिन एंड बिलीफ, इट हैज आउटवर्ड एक्सप्रेशन इन एक्ट्स एज वेल। तो रिलीजन मीन्स की आउटवर्ड एक्सप्रेशन, आउटवर्ड एक्सप्रेशन है जो हमारे एक्ट होते हैं, उसका जो बाहर की तरफ जो एक्शन है, जो रिचुअल के रूप में
आते हैं, जो सेरेमनी के रूप में आते हैं, अलग अलग तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं धर्म उसके रूप में आते हैं, तो वो एक रिलीजियस तौर के ना जाता है। तो थर्ड है कि जो रिलीजन्स है वो नीड नॉट टू बी, रिलीजन को एक थियस्टिक, ये जरूरी नहीं है कि जो रिलीजन है धर्म को आस्तिक होने की आवश्यकता नहीं है। रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के लिए अगर धर्म है उसको आस्तिक होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ लीगल प्रपोजिशन थी वो लेड हुई थी कि रिलीजियस डोमिनेशन मीन्स रिलीजियस डिनोमिनेशन मीन्स सेक्ट और बॉडी हैविंग ए कॉमन फेथ। इसको हम थोड़ा जो इसका जो फोर्थ प्रिंसिपल है इस केस में लेट डाउन हुआ था, अब क्या आपने ये नोट कर लिया होगा, जो फोर्थ प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ कि रिलीजियस डिनोमिनेशन religion denomination means a religious sect, religious sect or body having common faith or organization designed with distinctive name, रिलीजियस डिनोमिनेशन मीन्स एक रिलीजियस सेक्ट या बॉडी है जिनकी कॉमन फेथ है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक विशेष नाम है, उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन की कैटेगरी में प्रिंसिपल लीगल प्रपोजिशन के तौर पे इस केस में माना गया। तो उसके बाद जो फिफ्थ लीगल प्रपोजिशन हुई थी वो हुई थी कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाता है, लॉ टेक अवे राइट, जो उसके रिलीजन के राइट हैं और उसके राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द हैंड ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिलीजियस डोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन से अगर उसके राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन है वो छीन लिए जाते हैं और वो किसी दूसरी अथॉरिटी को दिए जाते हैं तो ये क्लॉज डी की वायलेशन होगी। ये जो प्रिंसिपल हैं, ये 4 प्रिंसिपल हैं, ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो सेकंड केस था वो है दुर्गा कमेटी, 5 प्रिंसिपल केस में दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कंफर्म किया। केस था द दुर्गा कमेटी अजमेर वर्सेस सायद हुसैन, 1961। ये इसका AIR 1402। जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर द हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट मद्रास के केस में हेल्ड किए थे, जिसको मठ केस बोलते हैं, उस केस के जो प्रिंसिपल थे उसको दुर्गा कमेटी अजमेर वर्सेस शाहिद हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया।
उसके बाद जो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात की है वो केस है एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस रिपोर्ट हुआ था AIR 1983 पेज नंबर 1। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रिंसिपल दिए थे किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को रिलीजियस डिनोमिनेशन की कैटेगरी में आने के लिए 3 तरह के जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहली कि कलेक्शन of individual collection of individual having system of belief कलेक्शन ऑफ ऐसे इंडिविजुअल की जिनका एक सिस्टम है बिलीफ करने का, डॉक्ट्रिन है, एक कॉमन फेथ है जिनका, वो कॉमन फेथ उनको एक स्पिरिचुअल वेल बीइंग की तरफ लेके जाता है, उनको स्पिरिचुअलिटी जो अनुकूल है, उनके स्पिरिचुअलिटी के अनुकूल है उस तरह से लेके जाते हैं। जो सिस्टम ऑफ बिलीफ है या फेथ है उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन की कैटेगरी में आने के लिए जो पहला टेस्ट है उसको कंडीशन है वो क्लियर करनी होगी। तो सेकंड कंडीशन है वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली कंडीशन क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होगी जिनका कॉमन बिलीफ होगा, कॉमन फेथ होगा और उनका एक स्पिरिचुअल वेल बीइंग की तरफ वो जाएंगे। और सेकंड है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड है, जो थर्ड कंडीशन है वो है डेजिग्नेशन बाय डिस्टिंक्टिव नेम। उनका एक विशेष नाम होगा, चाहे वो नाम है जो उनके टीचर हैं या फाउंडर हैं उनके नाम पे हो या किसी भी तरह से एक उनका डिस्टिंक्टिव नाम होगा। तो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन की कैटेगरी में आएंगे। तो सेक्शन 26 को समझने के लिए जरूरी है कि हम रिलीजियस डिनोमिनेशन की डेफिनेशन को समझे। तो इन जो केसेस हैं इनसे डिस्कस करने के बाद जो कॉमन जो एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कॉमन जो प्रिंसिपल निकले हैं वो है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग फेथ, सिस्टम ऑफ बिलीफ, और उसके बाद कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड है डिस्टिंक्टिव नेम। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो उसको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन की कैटेगरी में माना जाएगा। तो उसके बाद जो पहला पॉइंट है कि एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन, ये दोनों जो टर्म्स हैं एस्टेब्लिश एंड मेंटेन ये इकट्ठी ही ज्वाइंटली ही रीड करी जाएंगी। क्योंकि जो एस्टेब्लिश की गई है रिलीजियस डिनोमिनेशन उसी को अपने आप की मेंटेनेंस का राइट भी उसी के पास रहेगा। तो जो डिनोमिनेशन एस्टेब्लिश करी गई है राइट भी वही क्लेम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो है श्री वेंकटरमन देवरुडु वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। श्री वेंकटरमन देवरुडु वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर।
ये डिसाइड हुई थी 1958 AIR पेज 255। इस केस में एक्सप्रेशन था मैटर ऑफ रिलीजन। क्यों? क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट जो मैटर ऑफ रिलीजन है, इसके बारे में बात हुई है इस केस में। तो मैटर ऑफ रिलीजन में जो आर्टिकल 26B कहता है कि कॉन्स्टिट्यूट इंक्लूड प्रैक्टिसेस which are regarded by community as a part of its religion under the ceremonial law pertaining to temple, who are entitled to enter into for worship, where they are entitled to stand for worship, and how the worship is to be conducted, all are the matter of religion. किसी मंदिर में आप जाते हो, वहां पे पूजा कैसे करनी है, कहाँ पे खड़े होना है, उसमें क्या आपको रिचुअल्स करने हैं, क्या सेरेमनी करनी है, वो एक मैटर ऑफ रिलीजन है। तो मैटर ऑफ रिलीजन्स में प्रैक्टिसेस, दोज प्रैक्टिसेस आएंगी, वो प्रैक्टिसेस आएंगी जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, एक इंटीग्रल पार्ट है वो रिलीजन, जो रिलीजन की है उसकी इंटीग्रल और एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं वो इसमें आएंगी। तो अब सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि ओन, जो सेकंड पॉइंट हमने जो देख लिया कि मैनेज इट्स ओन अफेयर। अब जो थर्ड पॉइंट आता है कि ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी। सी पॉइंट आता है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और उसी के साथ जो फोर्थ पॉइंट आता है डी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी एज पर लॉ। तो ये बड़ा क्लियर पॉइंट है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनके पास प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, उनको ओन करने का, उनको लेने का पूरा राइट है, वो ले सकते हैं और सच प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से वो मैनेज भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी का, बट कानून के दायरे में रहते हुए। तो उसके बाद आर्टिकल 27 क्या कहता है कि आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस for promotion of any particular religion। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड प्रमोशन टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो मैं इनको लिखने की बजाय मैं इनको आपको रीड कर देता हूं, आप इसको ध्यान से देख लें। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated in the payment of expense for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। किसी भी पर्सन को टैक्स देने के लिए, पेमेंट ऑफ टैक्स देने के लिए नहीं कंपेल किया जा सकता, और वो टैक्सेस हैं वो उसको स्पेसिफिकली किसी धर्म की, पर्टिकुलर धर्म या रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रमोशन पे नहीं लगाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस था श्री जगन्नाथ रामानुज दास, श्री महंत श्री जगन्नाथ
रामानुज दास वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। रिपोर्ट हुआ था 1954 AIR 400। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें जो चैलेंज हुआ था वो ओडिशा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1939 की प्रोविजन चैलेंज हुई थी, जिसमें सेक्शन 49 था, वो चैलेंज हुआ था। सेक्शन 49 क्या कहता था कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं जिनकी 250 रुपए सालाना से ज्यादा इनकम है, वो एक एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो पे करेंगे। वो एनुअल कंट्रीब्यूशन थी, वो स्टाफ के लिए थी, जो स्टाफ उसको मैनेज करना था, जिस स्टाफ ने उसको मैनेज करना था, कमिश्नर के एक्सपेंस के लिए थी। 250 रुपए से ऊपर थी जिनकी इनकम, उनको एक सर्टन पोर्शन ऑफ मनी है एज पर सेक्शन 49 उसको कंट्रीब्यूट करनी थी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सेक्शन 47 है वो स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन करता है कि किसी भी टैक्स को पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन, किसी धर्म के पर्टिकुलर धर्म की प्रमोशन के लिए टैक्स को नहीं लिया जा सकता। तो जो सेक्शन 49 है वो एक एनुअल कंट्रीब्यूशन है जो कि धर्म की प्रमोशन के लिए नहीं है, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। तो इसको ये आर्टिकल 27 से हिट नहीं होता। तो अब इस आर्टिकल 28 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। फ्रीडम as to attendance at religious instruction or religious worship। तो आर्टिकल बड़ा क्लियर है। तो रिलीजन इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर किसी प्रकार का उस रिलीजन को लेके उपदेश दिया जाता है, उसके सिद्धांतों को, उसके जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करवाया जाता है, वहां पे उसकी उस पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसकी सेरेमनी को किसी जगह पे करवाया जाता है, उसकी मोड ऑफ वर्शिप को कहीं किसी पे कराया जाता है, तो उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के तौर पे जाना जाएगा। बट अगर कोई एकेडमिक पर्पज से किसी गुरु की या किसी संत की कोई टीचिंग है, उसकी लाइफ की फिलॉसफी है, उसका सिविलाइजेशन में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी लाइफ का, तो उसको अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है तो वो यहाँ पे मना नहीं है, वो उसका उतना पढ़ा सकते हैं। तो आर्टिकल 28 की क्लास 1 क्या कहती है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो किसको मना है? स्टेट फंड को। स्टेट फंड से जो इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं करी जा सकती, प्रोवाइड की जा सकती। बट क्लॉज 2 कहती है कि नथिंग इन क्लॉज 1 shall apply to education institution which is administered by state but has been established under any endowment or trust which require that religious instruction shall be imparted in such institute। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो ट्रस्ट एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है और उस एक्ट में उस ट्रस्ट की ये रिक्वायरमेंट है कि वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होंगी, तो आर्टिकल 28 क्लॉज 1 उसमें कोई रोक नहीं लगाता। तो उसके बाद जो थर्ड क्लास कहती है आर्टिकल 28 की कहती है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग
aid out of state fund shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institute or attend any religious worship that may be conducted in such institution or in premises attached thereto, unless such person, if such person is minor, guardian has a given a consent thereto. अगर उनकी कंसेंट है या माइनर है, उसके गार्डियन की कंसेंट है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन शॉर्ट जो आर्टिकल 28 है वो प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट फंड से जिनको मेंटेन किया जाता है। पर इसी सेम टाइम पे ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तहत कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी ट्रस्ट के अंडर है और ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट है कि सच इंस्ट्रक्शन उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होगी, तो उस इंस्टीट्यूशन पे कोई भी रोक नहीं है। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे, जो लैंडमार्क केस है वो है सुप्रीम कोर्ट का मिस अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2002, सुप्रीम कोर्ट 3176। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किसी गुरु की या किसी संत की जो टीचिंग है उसको आप एज ए लाइफ फिलॉसफी के तौर पे आप उसको सिखा रहे हैं, तो वो आर्टिकल की वायलेशन नहीं है, तो ऐसा आप कर सकते हैं।